वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो चैप्टर था वो देख रहे थे, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, जहां पे हमने सीजी का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, देन जो इंडिया में क्या क्या सीजी के कोड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कुछ कमिटीज की हमने रिकमेंडेशन भी देखी थी सीजी के रिगार्डिंग। तो हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कर ली। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है वो बहुत ही छोटा सा यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट 3 देखो क्या है अपना, यहाँ पे सीजी इन फैमिली बिजनेस। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, फैमिली बिजनेस की, तो फैमिली बिजनेस के नाम से आपको क्या समझ में आता है, जहां पे कंट्रोल पावर किसके पास में है, फैमिली के पास में। अब कंट्रोल पावर फैमिली के पास में है, मतलब ये मान लो कि आप उस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है या कंट्रोल है, कौन संभाल रहा है, किसके पास में है, वो फैमिली के लोगों के पास में। पापा है, उनका बेटा है, देन उनका बेटा है, चाचा है, ताऊ है, ये सारे के सारे लोगों ने पूरी कंपनी को संभाल रखा है, और कुछ इक्के दुक्के एक्सटर्नल एम्प्लॉइज इन सबको उन्होंने ले रखा होगा। सो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, फैमिली बिजनेस। अब कंट्रोल पावर ये सब जो है फैमिली वालों का ही है, तो डायरेक्टर की पोजीशन जो होती है, मैनेजर की पोजीशन जो होती है, सीईओ की पोजीशन जो होती है, वो भी ये लोग ही लेते हैं। तो अब हमें इस चैप्टर में बेसिकली ये देखना है कि क्या एक फैमिली में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन होती है यहाँ पे, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, इसके अलावा क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो आपको सिंपल है, फैमिली बिजनेस का मीनिंग बताया हुआ है। तो फैमिली बिजनेस रेफर्स टू अ कंपनी जहां पे वोटिंग मेजोरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ कंट्रोलिंग फैमिली इंक्लूडिंग फाउंडर्स। क्या बोला, वोटिंग मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी कंट्रोल, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग, मेजोरिटी पावर किसके पास में है, फैमिली। इवन जो फाउंडर्स होते हैं वो भी कौन होते हैं, फैमिली के लोग ही होते हैं। डायरेक्टर्स वगैरह भी कौन होते हैं, फैमिली के लोग ही होते हैं। अब ये बोला है कि जो फैमिली ओन्ड कंपनीज है इंडिया में, वहां पर सीजी के क्या क्या फीचर्स है, सीजी के क्या प्रोविजंस हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या बोला आपका, डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट। अभी हमने बात की थी कि ऑब्वियस है, कंट्रोल आपके पास है, तो जो सबसे सिग्निफिकेंट पोजीशंस है कंपनी में, डायरेक्टर की, मैनेजमेंट की, वो आप किसको दोगे, वो आप फैमिली मेंबर्स को ही दोगे, इम्प्लाइड सी बात है। नेक्स्ट, control and ownership diluted with shareholding being diluted on the passing of generation। अब क्या आ रहा है कि कंट्रोल कैसे कैसे डाइल्यूट हो रहा है, मतलब कैसे कैसे कंट्रोल कम हो रहा है। जैसे पापा थे, अब पापा के 2 बेटे थे, तो अब उन दोनों बेटों को कंट्रोल आधा आधा मिला, फिर उस बेटे का बेटा आएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उस बिजनेस में, वैसे वैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल और पावर डाइल्यूट हो रही है। बट अल्टीमेटली जा किसके पास रही है, फैमिली के लोगों के पास ही जा रही है। तो जनरेशन आती जा रही है, पावर डाइल्यूट होती जा रही है। नेक्स्ट, प्रमोटर के पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ऑब्वियसली बात है, देखो कंपनी में हमने जैसे बहुत सारे लोग पढ़े हैं, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, सोसाइटी होती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक फैमिली के इतने सारे लोग हैं, तो वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं कि हमारी जो फैमिली है ना वो खुश रहनी चाहिए, हमारी फैमिली का प्रॉफिट बनना चाहिए, बाकियों का क्या हो रहा है वो हम इतना फोकस नहीं करते। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल इमेज ऑफ एमडी या चेयरमैन या डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो जो जिसकी कंपनी होती है उसकी पर्सनल इमेज भी काफी इंपॉर्टेंट। जैसे आप एक चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो रतन टाटा जी, तो अब जो है टाटा जी, उनकी अगर अपन बात करें तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग कितने अच्छे हैं, तो उसकी वजह से उनकी कंपनी के ऊपर भी तो कितना अच्छा इम्पैक्ट आया ना, कि उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उस वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी कितनी अच्छी हो जाती है, होता है ऐसा। तो यहाँ पे यही रहता है कि जो वो पर्सन जो उस कंपनी का सीईओ है या चेयरमैन है या एमडी है, ठीक है, फैमिली का बंदा, उसकी पर्सनल इमेज से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, किसकी इमेज के ऊपर, कंपनी की इमेज के ऊपर। अगर उसकी पर्सनल इमेज खराब हो जाती है ना, तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे भी, कंपनी की ग्रोथ पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या है नॉर्मली, कि वो दोनों सेम ही तो है, उसी की तो कंपनी है, बंदा खराब है तो बिजनेस भी खराब ही होगा, हम उससे चीजें लेना बंद कर देते हैं, डील करना बंद कर देते हैं। तो वो एक काफी प्रिविलेंट हमें देखने को मिलता है कि पर्सन की जो इमेज है, जो उसका ओनर है या जो हम कह सकते हैं प्रमोटर है या एमडी है, पर्सनल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेनी हार्डकोर प्रोफेशनल अवॉइड। देखो ऑब्वियस है, फैमिली वाले बिजनेस होते हैं ना, उनके अलग ही कलेश होते हैं,
खुद के आपस में लड़ रहे हैं, बेटा उसका पापा का हो गया, देन ताऊ जी का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपस में ही समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब लड़ाई कर रहे हैं कि सीईओ कौन बनेगा, ये बनेगा कि वो, मतलब फैमिली में ही इतने वो उलझे रहते हैं और सिर्फ खुद की सोचते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कुछ कुछ ओल्ड जनरेशन के लोग होते हैं, तो वो आजकल जो नए जनरेशन के लोग हैं उनके साथ में उनकी मेंटालिटी मैच ही नहीं होती, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो उनको पता है, जैसे प्रोफेशनल्स हैं, सीए सीएस हैं बड़े बड़े, वो आने में ही ना बहुत 10 बार सोचेंगे कि यार ये फैमिली वाले हैं, दिमाग का दही कर देंगे, खुद की चलाएंगे, हमारे सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको तो वही करना है, हमारे फैमिली में तो यही होता है। तो वो फैमिली इश्यूज को वो कहाँ पर लेकर आएंगे, बिजनेस में। तो प्रोफेशनलिज्म सफर करता है, इसीलिए जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो इतनी इजीली फैमिली बिजनेस में काम करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कंफ्यूजन लीडरशिप कि कौन हेड बनेगा, सीईओ कौन बनेगा, इसका बेटा कि उसका बेटा। ठीक है, फिर नाराज हो गई फीमेल्स आपस में कि नहीं मेरे बेटे को पोजीशन नहीं दी, इसके बेटे को कैसे दे दी, मतलब वो टीवी सीरियल वाली चीजें होने लग जाती है कभी कभी। आजकल तो नहीं होता ऐसा, बिकॉज आजकल तो जो भी मतलब नए जनरेशन के लोग हैं वो ऐसे नहीं पहुंच जाते प्रॉपर वो डिग्री लेके कि सीए बन के या सीएमए या एमबीए बन के ही जाते हैं, सो प्रॉब्लम्स अवॉइड हो गई हैं। बट पहले के जमाने में सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, स्टेक होल्डर्स का भी डिस्ट्रस्ट आएगा, सारे फैमिली के लोग हैं, खुद की सोचते रहते हैं, आउटसाइडर्स को तो क्या ही वैल्यू करेंगे। समटाइम डिसीजंस इमोशनली भी लिए जाते हैं, ये नाराज हो जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, तो ये सोच के भी हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, जो कि गलत है। ऑब्वियसली हमें इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली या लॉजिकली डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, बट समटाइम्स वो नहीं हो पाता है इन केस ऑफ अ फैमिली बिजनेस। डेथ या डिसेबिलिटी ऑफ अ सीनियर मेंबर लीड्स टू लीडरशिप क्राइसिस। ऑब्वियस है, जैसे जो पर्सन अभी तक हैंडल कर रहा था, जो सीनियर मेंबर था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो अब नया लीडर कौन बनेगा, किसको हम वो पोजीशन देंगे, क्लैशेस आएंगे। एंड सम फैमिलीज हैव क्लियर कट रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ये एडवांटेज बता दी कि किसी किसी में ना क्लियर रोल रख लिए कि तुम्हारा ये काम है, ये डिपार्टमेंट है तुम्हारा, तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है बस, तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है बस, जिससे क्लैशेस नहीं आए। तो अल्टीमेटली अगर हम इस पूरे टॉपिक को देखें तो बेनिफिट्स भी हैं कहीं कहीं पे, और कुछ कुछ चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस वाली भी हमें बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बताया हुआ है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक फैमिली ओन्ड बिजनेस। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो यहाँ पे आपको इश्यूज बताए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो बेसिकली यहाँ पे हमें ये चीज रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अपनी कंपनी में शेयर होल्डर अलग होता है और अपनी कंपनी में मैनेजमेंट डायरेक्टर्स अलग होते हैं, तो ऑब्वियस है अब आप अगर एक कंपनी खोल के बैठे हो तो ये चीज कंपनी में तो होगी, अब आपकी फैमिली बिजनेस है तब भी आपको ये चीज माननी होगी कि जो प्रमोटर और जो ओनर है, ठीक है, वो इन्वेस्टर ही रहेगा, वो डायरेक्टर या मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज जो है वो इवॉल्व करनी पड़ेगी, किसको, फैमिली ओन बिजनेस को भी। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो क्या अक्वायर कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसा हमने बात की कि आजकल के टाइम पे जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको पता है कि यार डिग्री की, क्वालिफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम सिर्फ नॉर्मली ऐसे नहीं है कि पहले चलता था तो अब भी चल जाएगा, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वजह से लोग डिग्रीज वगैरह एमबीए कर रहे हैं, लोग सीए कर रहे हैं लोग, है ना। रोल एंड लीडरशिप क्लैरिटी डिसाइडेड एट द बोर्ड लेवल। डिसाइड हो जाती है बोर्ड लेवल पे ही कि किसका क्या रोल है, कौन क्या लीड करेगा, किसके पास क्या डिपार्टमेंट रहेगा। प्रमोटर्स आर एंगेजिंग प्रोफेशनल। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप मान लो खुद आपकी खुद के पास डिग्री नहीं है या आप ओनली ओनर हो, मैनेजमेंट में नहीं जा रहे, तो हम मैनेजमेंट संभालने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर कर। ठीक है, और लास्ट में क्या बोला, ओनर्स एक्सेप्टिंग एंड ऑनरिंग ओपिनियन ऑफ मैनेजर। कि जो ओनर्स हैं वो फैमिली के लोग हैं, मान लो उन्होंने किसी आउटसाइडर को अपॉइंट किया प्रोफेशनल को एज अ मैनेजर, तो वो कुछ बोल रहा है तो हम उसकी बात सुन रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली ये टॉपिक आपको क्या बोला है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना फैमिली बिजनेस में, जैसे हमने ऊपर बात की कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से डील कर रहे हैं, वो डील करने के तरीके आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो ये इमर्जिंग इश्यूज हैं और उसको कैसे डील किया जाता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो अपना जो थर्ड यूनिट है वो इतना सा ही है, सीजी इन फैमिली बिजनेस। ठीक है, ओके।
अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 4। देखो ये जो अपना यूनिट है, ये यूनिट क्या है अपना, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके बारे में हमने बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है, जैसे ये अपने कंपनीज एक्ट में भी आता है, जो हम एक CSR कमिटी का प्रोविजन पढ़ते हैं, ठीक है, बोर्ड कमिटीज में वहां पर भी आता है। हम ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं ग्रुप 4 में, वहां पर भी अपना CSR आता है। तो ये टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत सारे चैप्टर्स में कवर हो रहा है। चलो अब देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अपना CSR क्या होता है, तो CSR बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, एक कंपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, तो उस कंपनी की भी कुछ ड्यूटी बनती है कि वो किसके लिए कुछ करे, सोसाइटी के लिए। तो हम पे बैक करेंगे सोसाइटी को, ठीक है। सो अब वो जो कंपनी है उसकी ड्यूटी बन रही टुवर्ड्स सोसाइटी, उसके लिए वो कैसे काम करेगी, उसके लिए क्या होता है, देखो कि एक कंपनी जो लिमिट्स में आ रही है, लिमिट्स हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर वो कंपनी लिमिट्स में आ रही है तो उसे क्या काम करना होगा, तो उसे अपने प्रॉफिट्स का, और प्रॉफिट्स कौन से वाले, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स, उसका आप एवरेज करो, और एवरेज करके कितना निकालो, 2%। वो 2% खर्चा आपको किसके लिए करना है, सोसाइटी के लिए। कौन से एरिया मैम, देखो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में आपको बहुत सारे एरियाज दे रखे हैं, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन की, गरीबी हटाना, विमेन एम्पावरमेंट है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हो आप, स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल वगैरह आपने बना दिए, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं आपको, आप उनमें से किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करके वो 2% का खर्चा वहां पे कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, CSR। तो वो सारे प्रोविजन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला, CSR इज द कमिटमेंट ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज टू डू रिस्पॉन्सिव बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस का एक कैसा कमिटमेंट है कि वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिजनेस करे, कि सोसाइटी की नीड्स को ध्यान रखते हुए, एनवायरनमेंट को हार्म ना करते हुए, एंड मेक पॉजिटिव वेलबींग। ठीक है, तो हम ढंग से बिजनेस कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं बिजनेस को, इसीलिए ये भी किसका पार्ट बनेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट बनेगा। क्लियर है। अच्छा, ये CSR जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, CCS। CCS क्या है, कंसर्न केयर शेयर। कंसर्न केयर शेयर, कंसर्न मतलब आपको वरी होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए केयर होनी चाहिए, तभी आप शेयर कर पाओगे। ठीक है, शेयर कैसे करोगे भाई, 2% ऑफ आपका जो एवरेज प्रॉफिट है 3 साल के। तो कंसर्न केयर शेयर के प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, अच्छा सुनो, पहले क्या था, ये CSR मैंडेटरी नहीं हुआ करता था, पुराने वाले एक्ट में वॉलंटरी था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या निकाले थे, MCA ने बेसिकली एक गाइडलाइंस निकाली थी 2011 में, जिनका नाम था NVG, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कंपनी को क्या कहा था, कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है, तुम सोसाइटी के लिए वॉलंटरी ही कुछ काम करो। बट एज वी ऑल नो, वॉलंटरी करोगे कुछ लोग करेंगे, मेजोरिटी लोग नहीं करेंगे, इसीलिए आगे जाते जाते गवर्नमेंट को मैंडेटरी करना पड़ा। तो एक तो 2013 वाली जो अपनी कंपनीज एक्ट है वहां पे CSR को मैंडेटरी किया, और ये जो अपनी वॉलंटरी गाइडलाइंस थी इसको भी गवर्नमेंट ने चेंज करके मैंडेटरी कर दिया। पहले तो देखो नाम क्या किया इसका रिवाइज करके, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। नेशनल गाइडलाइंस ऑन रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ये एक तो नाम चेंज किया, और इसको मैंडेटरी किसके लिए किया, इसको मैंडेटरी किया टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज कैसे निकालते हैं हम, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप कैसे होता है, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ले लो, और उसके शेयर की जो मार्केट प्राइस है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट कैप। ठीक है, हमें कोई फॉर्मूला लगा के ऐसे सोल्यूशन नहीं करके आना है, आपको सिंपल लिखना है कि क्या है जो आपकी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है, ठीक है, उनको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी है, किस चीज की, उनके ESG पैरामीटर्स। ESG पैरामीटर्स क्या होते हैं, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। कि उस कंपनी ने, देखो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स वैसे भी मैंडेटरी है, तो एक डिस्क्लोजर आपका ये डिस्क्लोजर है क्या, कि आपको क्या काम करना होगा, आपको अपनी ESG परफॉर्मेंस, जो आपकी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो आपकी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। और रिपोर्ट कैसे करेंगे, 9 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। 9 प्रिंसिपल्स कौन से वाले, ये वाले, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस का। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि एनवायरनमेंट के लिए क्या किया,
ह्यूमन के राइट्स के लिए क्या किया, एम्प्लॉयज के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया, प्रिंसिपल है। तो कंपनी ने जो जो भी किया उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो कंपनी को डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो इसको मैंडेटरी किया और एक सीएसआर को मैंडेटरी किया, ठीक है। चलो अब देखो आगे आ जाओ, अब हम सीएसआर के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो सीएसआर जो है वो कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 135 याद करना है। सेक्शन 135 देखो क्या बोलता है, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है एप्लीकेबिलिटी में एवरी कंपनी, यानी यहाँ पे देखो स्पेसिफिक नहीं बोला एवरी पब्लिक या एवरी प्राइवेट, नहीं, एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे इवन फॉरेन कंपनी हो वो भी आएगी, उसको भी सीएसआर करना है। कब, अगर वो लिमिट्स में आती है, ठीक है। अब देखो क्या बोला, कौन सी लिमिट में आती है, 3 लिमिट, 3 लिमिट चेक करनी है हमें पिछले साल के एंड पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें 25-26 की, कि मुझे 25-26 में सीएसआर करना है कि नहीं करना है, तो मैं चेक करूंगी कि पिछला साल कौन सा हुआ, 24-25, 24-25 के ईयर एंड पे मैं इन तीनों में से कोई लिमिट में आ रही हूं क्या, अगर आ रही हूं तो मुझे 25-26 में सीएसआर करना पड़ेगा, वरना नहीं। क्लियर है। देखो क्या बोला, 3 लिमिट्स आपकी कौन कौन सी है जो आपको ईयर एंड पे चेक करनी है, 3 है आपकी 500-500,000, लाइन से याद कर लो, 5 करोड़ और मोर का आपका नेट प्रॉफिट, 500 करोड़ और मोर का आपका क्या है, नेट वर्थ, पेड अप कैपिटल नहीं है यहाँ पे, नेट वर्थ है, ठीक है। और तीसरा 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का आपका क्या है, टर्नओवर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक लिमिट में फॉल कर जाते हो तो आपको मैंडेटरी सीएसआर कमेटी बनानी है और सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। और वो सीएसआर कमेटी सीएसआर पॉलिसी बनाएगी कि हमें खर्चा कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके अकॉर्डिंग बनाएगी, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग। शेड्यूल 7 में आपको लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज गिवन है कि कंपनी को कहाँ कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, मिनिमम एक्सपेंस, अभी हमने बात कर ही ली थी इसके बारे में कि कम से कम कितना खर्चा आपको करना है, 2%, 2% ऑफ व्हाट, एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग लास्ट 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल का प्रॉफिट लो, उसका एवरेज निकालो, जो भी वैल्यू आई है उसका 2% निकालो, उतना खर्चा आपको करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है ऐसी एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। देखो बेसिकली अगर हम सीएसआर की बात करें तो सीएसआर में वो एक्टिविटीज आनी चाहिए जिसमें आप सोसाइटी का वेलफेयर और वेलबींग देख रहे हो, ना कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप एक तीर से 2 निशाने कर रहे हो कि हमारा भी बेनिफिट हो जाए और काम का काम हो जाए सीएसआर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कंपनी मान लो क्या कर रही है, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, मान लो कंपनी ने किसी की स्पॉन्सरशिप ले ली किसी चीज की, कि हम कोई मैच है स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की एड लगा दी हमने बड़ी बड़ी, तो वो एडवर्टीजमेंट है, पब्लिसिटी है, उससे आपको बेनिफिट होगा प्रॉफिट कमाने में, दैट इज नॉट सीएसआर। हमने लॉ माना, लॉ ने हमें कहा था कुछ काम करने के लिए कि जैसे अपने अलग अलग एक्ट लगती है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लगती है, वो कुछ बोलती है, तो हमने उसकी बात मान ली और क्या बोल दिया, सीएसआर कर दिया। लॉ की बात तो आप वैसे भी मानते ना, तो वो तो आपको माननी है, सीएसआर अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी सीएसआर में काउंट नहीं होगा अगर आप लॉ की कंप्लायंस कर लेते हो। एम्प्लॉय को बेनिफिट दी, जैसे आपको याद है अपने इंटर में एक आती है कोड ऑन वेजेस, उसमें हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स अलग अलग, जैसे हमने बोनस दिया एम्प्लॉय को, ठीक है। इसके अलावा इक्वल रेम्यूनरेशन वगैरह अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं वहां पे, करेक्ट। उनमें से हमने कोई बेनिफिट दिया किसको, एम्प्लॉय को, तो वो तो हमने एज पर एक्ट दिया है ना, एक्स्ट्रा कुछ किया क्या, नहीं। जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे ना कंपल्शन के अलावा, सीएसआर में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमने प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ किया, अल्टीमेटली अपने कंपनी की बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हो आप, गुड्स वगैरह के लिए, वो भी नहीं काउंट होगा। लास्ट है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ऑब्वियस ही बात है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसका इंटेंशन क्या होता है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें फेवर करे, गवर्नमेंट आपको फेवर करे, तो आप अपना खुद का बेनिफिट सोच रहे हो ना, तो अगेन वो भी काउंट नहीं होगा। सीएसआर का मतलब है एक्स्ट्रा करना, आपके बिजनेस से रिलेटेड मत करो, कुछ एक्स्ट्रा करो जिससे सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो आप, सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फलेस होके सोचना है। तो ये सारे एक्टिविटी सीएसआर में काउंट नहीं होंगी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है अपना स्टेप्स इन सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ये अपने कुछ स्टेप्स है कि किस किस तरीके से कंपनी सीएसआर को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो अपने 1 से लेके 6 तक स्टेप्स है।
देखो फर्स्ट क्या है, डिटरमाइन थ्रस्ट एरिया, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। अब एक एक करके हमें सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोला, अगर आपको सीएसआर करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या काम करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा थ्रस्ट एरिया, मतलब ब्रॉड एरिया, कि आप किस में जाके खर्चा करोगे। जैसे हमने शेड्यूल 7 देखते हैं तो बहुत सारे एरियाज अपने पास है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, विमेन एम्पावरमेंट है, पॉवर्टी है, तो डिसाइड करो विच एरिया यू नीड टू गो फॉर। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एजुकेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करो कि एजुकेशन में क्या करना है, स्कूल खुलवाना है, कॉलेज खुलवाना है, किसी एग्जिस्टिंग कॉलेज या स्कूल को रिपेयर करवाना है या कंस्ट्रक्शन करवाना है, डिसाइड करो क्या प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो दो स्टेप हो गए। तीसरा, इवैल्यूएशन करो। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम इवैल्यूएट करते हैं, और इवैल्यूएशन दो स्टेजेस में होता है। एक होता है प्री इवैल्यूएशन, एक होता है पोस्ट इवैल्यूएशन। प्री इवैल्यूएशन मतलब प्रोजेक्ट करने से पहले, खर्चा करने से पहले चेक करो, इवैल्यूएट करो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और एक खर्चा करने के बाद इवैल्यूएट करो कि सब कुछ सही से हो गया ना। ठीक है, तो देखो क्या बोला, इवैल्यूएशन बिफोर मेकिंग द एक्सपेंस, इसे हम ऑल्सो, और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, क्या चीज है, कैसे है, हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। तो अब देखो आपको बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स डिसाइड करने हैं प्रोजेक्ट लेने से पहले। क्या टाइप का प्रोजेक्ट है, कॉस्ट क्या आएगी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होता है, कभी कभी कंपनी जो है वो अकेले प्रोजेक्ट कर लेती है, कभी कभी किसी और कंपनी के साथ कोलैब करके प्रोजेक्ट करती है। जैसे मान लो हमें एक कॉलेज खोलना है, आपकी कंपनी है ए लिमिटेड, उसके पास में सीएसआर का बजट है 1 करोड़, आपको लग रहा है कम पड़ेंगे पैसे। एक और कंपनी है बी लिमिटेड, उसके पास भी बजट कितना है, 1 करोड़, कोलैब कर लिया, 2 करोड़ लगा दिए और ढंग का कॉलेज बनवा दिया। तो कोलैब भी कर सकते हो आप। बेनिफिट किसको होगा, बेनिफिशियरीज। टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, क्या हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, जैसे स्मार्ट बोर्ड लगेंगे हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वगैरह सब कुछ हो जाएगा क्या, पैसा सफिशिएंट है क्या, इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, क्या हम उसका इम्पैक्ट चेक कर पाएंगे कि बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड मॉनिटरिंग करेंगे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो आपको बता दिया कि आपको इवैल्यूएशन करना है। अब आपको ये बताया है कि इवैल्यूएशन कैसे होगा, प्री इवैल्यूएशन कैसे होगा। देखो इसके दो केस होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एंड केस नंबर 2 क्या होता है आपका, थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन। देखो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी खुद ही बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी के खुद के पास सीएसआर डिपार्टमेंट है, सब कुछ खुद ही प्लान करा, खुद ही पॉलिसी बनाई, खुद ही खर्चा किया, पूरा सीएसआर खुद किया। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। पर कभी कभी क्या होता है, कंपनी के पास में क्या होता है कि इतनी नॉलेज नहीं है, इतने स्किलफुल लोग नहीं है कि खर्चा कहाँ करना है, कैसे करना है, बिकॉज सोशल वेलफेयर की चीज है। ठीक है, तो क्या हमें एरिया सिलेक्ट करना है, देन हमें कैसे खर्चा करना है, बेनिफिशियरी डिसाइड कैसे करें, कॉस्ट कम कैसे आएगी, मैनेज कैसे करना है, हमसे खुद से नहीं हो रहा। तो उस केस में कंपनी किसकी हेल्प लेती है, कंपनी हेल्प लेती है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी कौन होती है, स्पेशली एनजीओस। देखो एनजीओस का काम ही क्या होता है, एनजीओ का काम ही यही होता है सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, सो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं कि भाई आप हमारी हेल्प करो, हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, आप सीएसआर करवाओ, जिससे सीएसआर अच्छे से हो। ठीक है, सो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है और थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जब कंपनी खुद ही सीएसआर कर रही है तो उसमें कंपनी कैसे प्री इवैल्यूएशन करेगी। देखो क्या बोला, कंपनी एक टीम बनाएगी जिसमें 2-3 ऑफिसर्स होंगे, वो पूरा देखेंगे, चेक करेंगे क्या एरिया है, क्या इश्यूज है, कैसे हमें बेटर करना चाहिए चीजों को, और वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट होना चाहिए आगे जाके। ठीक है, तो ये पूरा किस में आ जाएगा, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कंपनी खुद से कर रही है। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन। देखो सबसे पहले तो अब कंपनी यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को हायर करेगी, जैसे हमने एग्जांपल लिया एनजीओ। तो सबसे पहले तो हमें वो एनजीओ को इवेल्युएट करना पड़ेगा, भाई ये एनजीओ फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हमारे पैसे लेके भाग जाएगा, या फिर पैसे लेगा ज्यादा, कॉस्ट जो है वो कम आ रही है, या खर्चा कम कर रहा है। तो सबसे पहले वी नीड टू इवेल्युएट कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो काम यहाँ पे कंपनी के ऑफिसर्स कर रहे थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे थे, वो अब यहाँ पे कौन बनाएगी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रिपोर्ट बनाएगी,
रिपोर्ट बनाकर किसको देगी, कंपनी की इवैल्यूएशन टीम को देगी अपने रिकमेंडेशंस के साथ में कि हमें लगता है ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो बनाया प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसने, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने, किसको दिया, कंपनी की टीम को दिया। फिर कंपनी की टीम किसको देगी, सीएसआर कमिटी को देगी। सीएसआर कमिटी प्रॉपर इवैल्यूएट करके किसको देगी, बोर्ड को देगी। बोर्ड अपना अप्रूवल दे देगा, ठीक है कि सब कुछ ठीक है, हाँ कर दो। पर कभी कभी क्या होता है, बोर्ड ने पावर डेलीगेट कर दी होती है कमिटी को कि हमसे मत पूछना, तुम्हें ठीक लगता है तो तुम ही हाँ कर देना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इतने अमाउंट तक का होना, अगर ज्यादा अमाउंट नहीं है तो तुम ही हाँ कर देना। फिर अगर जो है वो रिपोर्ट अप्रूव हो गई, सब कुछ ठीक लगा डायरेक्टर्स वगैरह को, तो हम एक एग्रीमेंट कह लो या फिर क्या बोल लो, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन कर लेंगे किसके साथ में, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और कंपनी के बीच में हो जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके, सिंपल, ठीक है। चलो, तो अपने 3 स्टेप हो गए, ठीक है। एरिया डिसाइड कर लिया, प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया, प्री इवैल्यूएशन कर लिया। अब इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट भी वही है, या तो अगर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है या फिर थर्ड पार्टी एनजीओ वगैरह के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है। डायरेक्ट है, देखो कंपनी के पास अगर बहुत सारा मैन पावर है, स्किलफुल रिसोर्सेज है, तो कंपनी खुद एग्जीक्यूट कर लेगी, उनका खुद का सीएसआर डिपार्टमेंट होगा, सब कुछ खुद करेगी, ठीक है। कंपनी इवैल्यूएशन भी खुद करेगी। और कभी कभी हम थर्ड पार्टी के थ्रू अगर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन जो हम थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहे हैं, वो थर्ड पार्टीज कौन हो सकती हैं, वो होंगी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। एग्जाम्पल दिया है कि कौन कौन सी थर्ड पार्टीज हो सकती है यहाँ पे, जैसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के लिए ही काम कर रही होती हैं, लोकल बॉडी, जैसे मान लो किसी गांव में करवाना है हमें, तो पंचायत की हमने हेल्प ले ली, एनजीओज होते हैं, ठीक है, गांव वगैरह में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, ठीक है, महिला मंडल वगैरह समिति वगैरह होती हैं गांव वगैरह के एरिया में, या एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जैसे एनजीओज वगैरह ही होते हैं मेनली, इनके थ्रू आप करवा सकते हो। इसके बाद में कंपनी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को सिलेक्ट करने से पहले भी इवैल्यूएशन करेगी कि हम जिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू ये काम करवा रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सही है क्या। तो हम उसके लिए क्या क्या चेक करेंगे कि उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि काम करवाया है, किसी और का सीएसआर करवाया है, कि फ्रॉड करके भाग गए हैं। देन प्रोजेक्ट साइट चेक कर लो कि जहां पे हम खर्चा करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कैसा बताया है इस एजेंसी ने। बेनिफिशियरी का फीडबैक ले लो कि यार जो जिसका मतलब पहले कंपनी ने ये करवाया है, मतलब सॉरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने पहले सीएसआर करवाया है, उस प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरीज कौन है, ठीक है। उनसे पूछ लो कि क्या सही से काम करवाया था कि नहीं करवाया था, एंड इंटरव्यू वगैरह आप पूछ लो, लोगों से कर लो। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली क्या बोल रहा है कि जो हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो अलग अलग जगह से, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सही है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, आइदर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या फिर थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन। फिर बोला है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अब देखो दोनों ही है, डायरेक्ट के भी कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, और थर्ड पार्टी वाला इम्प्लीमेंटेशन है तो वहां पर भी कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो अब अगर हम बात करें डायरेक्ट की, तो एडवांटेज क्या है, देखो फ्लेक्सिबल है, खुद के अकॉर्डिंग कर पाओगे, खुद ही सुपरवाइज कर पाओगे, डिसीजन भी खुद ही कंपनी को लेने हैं तो क्विक हो जाएंगे, कोई कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एजेंसी है ही नहीं, और उनको फीस भी पे नहीं करनी है एजेंसी को, तो कॉस्ट भी कम आएगी। डिसएडवांटेज, खुद के एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए कंपनी को, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि डोमेन एरिया की नॉलेज ही नहीं है कि हमें कैसे काम करते हैं फॉर सोशल वेलफेयर, बायसनेस आएगी, ठीक है। करेक्टिव एक्शन क्या लेना चाहिए, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं होगा। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगी, बिकॉज अगेन खुद की कंपनी है, जैसे काम ठीक लगा वैसे कर दिया, प्रॉब्लम क्या है, गलती क्या क्या की, कोई नहीं बताने वाला हमें। हमें कभी कभी हो सकता है कि लोकल एरिया की नॉलेज ही नहीं हो कि कहाँ पे खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, तो वो इश्यूज आ सकते हैं। एंड मॉनिटरिंग कभी कभी प्रॉपर नहीं हो सकती, बिकॉज देखो कंपनी के लोग हैं, 100 काम है उनको, उनका सिर्फ एक ही काम तो है नहीं कि एनजीओ वाला जो काम हो गया कि सोशल वेलफेयर वाला कि एक ही काम संभालना है, नहीं, 100 तरह के अलग अलग काम है, तो कभी कभी मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट अपना आता है थर्ड पार्टी इंप्लीमेंटेशन। एडवांटेज क्या है, थर्ड पार्टी एक्सपर्टीज होगी, बेटर सुपर, देखो उल्टा कर लो, इसके जो डिसएडवांटेज है ना
वो थर्ड पार्टी के एडवांटेज, और डायरेक्ट के जो एडवांटेज है वो थर्ड पार्टी के डिसएडवांटेज। सिंपल, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है? एक्सपर्टीज, बेटर कोऑर्डिनेशन, अनबायस्ड, सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेशन की खुद ही को, मतलब सिर्फ कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में वो खुद ही कोऑर्डिनेट कर लेगी, मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली ज्यादा पड़ेगा, बायस्ड हो सकती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी खुद भी बायस्ड हो सकती है अगर वो खुद भी बेनिफिशियरी है, तो खुद का भी बेनिफिट हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है वही, कभी कभी हो सकता है कि कंपनी इतना ध्यान नहीं देगी, क्या सोच के यार एजेंसी है ना, तो हम इग्नोर कर देते हैं चीजों को कि एजेंसी ध्यान दे लेगी, तो आप खुद एज अ कंपनी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। कभी कभी एजेंसी हो सकता है बेवकूफ निकली, उनको खुद कोई अक्कल नहीं है एरिया के बारे में, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कभी कभी एजेंसी खुद भी अपनी गलतियां छुपा ले, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? डिसएडवांटेज। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो सीएसआर वाला पूरा, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है? देखो, इंटरनल प्रॉब्लम्स है और कुछ कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है। इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है? डिसाइडिंग प्रेफरेंसेस ऑफ प्रोजेक्ट, कि क्या टाइप का प्रोजेक्ट डिसाइड करे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्या डिसाइड करे। फाइनेंशियल मिसमैच, कभी कभी हो सकता है प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, पैसे कम है, ठीक है। कभी कभी होता है पैसे ज्यादा हैं बट प्रोजेक्ट में कमी चाहिए। कभी कभी मैनेजमेंट सीरियस नहीं लेता कि छोड़ो यार हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी लोग नहीं होते काम करने के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली हम नहीं कर पा रहे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करना है। एंड टीम और जो कमिटी है अपनी, उसके जो लोग हैं, मतलब सीएसआर कमेटी के जो लोग हैं, उनके आपस में ही क्लैशेस हो रहे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कैसे काम करना है। एक्सटर्नल, गवर्नमेंट का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कभी कभी गधी आ गई, बेवकूफ आ गई, ठीक है। हो सकता है कि हम जो है मनी को डाइवर्ट कर दे, साइफनिंग ऑफ मनी का होता है हेरा फेरी, कि हमें लगाना कहीं और है पैसा, दिखाना है हमें एनवायरनमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, यूज कर लिया इलीगल एक्टिविटी, या वापस से कंपनी में यूज कर लिया, दैट इज रॉन्ग। फ्रॉड, या फिर किसी और रीजन की वजह से प्रॉब्लम, रोड ब्लॉक आ गया कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें। स्टेप 4 डन है इम्प्लीमेंटेशन। स्टेप 5 है इवेल्युएशन। अब देखो हमने खर्चा कर दिया, तो अब आपको पीरियोडिकली क्या करना होगा? इवेल्युएशन करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा। तो क्या बोला कि आप परफॉर्मेंस चेक करते रहो टाइम टू टाइम कि सब कुछ सही से हो रहा है ना, प्रोग्रेस कितनी हुई है, मान लो कुछ चीज गलत हुई है, करेक्टिव एक्शन ले लो, फाइनल चेक्स। सिंपल है। और लास्टली अपना क्या आता है? इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि देखो हमने कोई काम कर तो लिया, बट क्या वो एक्टिविटी सक्सेसफुल हुई? जैसे हमें स्कूल खोलना था, हमने स्कूल खोल लिया, बच्चे नहीं आ रहे, फैकल्टी नहीं आ रहे, कबूतर आ रहे, तो क्या हमारा काम सही से हुआ है कि नहीं? वो तो आपने चेक किया कि हमारा स्कूल सही से बन ही नहीं पाया, कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, तो बच्चे कैसे आएंगे पढ़ने? तो आपको ये चेक करना है कि जो हम एक्चुअली अचीव करना चाहते थे वो हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो हम सक्सेस चेक करेंगे कि क्या वो सक्सेसफुल हुई हमारी सीएसआर एक्टिविटी। और इम्पैक्ट को चेक करने के लिए बेसिकली हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ताकि हम देख पाए कि हमारा स्टैंडर्ड क्या था, हम क्या चाहते थे, डिजायर्ड क्या था और एक्चुअल रिजल्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है इम्पैक्ट असेसमेंट जो आप करोगे वो खुद से मत करना, खुद से आपको सब चीज सही लगेगी, अब खुद की कॉपी तुम खुद ही चेक करोगे, गलतियां ढूंढ पाओगे क्या? नहीं। इसीलिए किससे करवाना? इंडिपेंडेंट एजेंसी। इम्पैक्ट पे फोकस रखना, बेनिफिट देने के बाद, ऑब्वियस है काम खत्म होने के बाद ही इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, और डेटा बेस होना चाहिए, डेटा कलेक्ट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से चेक कर कुछ भी बोल दिया। और इससे क्या होगा, अगर हम इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे तो फ्यूचर का एक्शन प्लान हम डिसाइड कर पाएंगे, अच्छा इस बार हमसे ये गलती हो गई, फ्यूचर में हम इसको और बेटर ऐसे कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ द पॉलिसी, सीएसआर पॉलिसी में कुछ मिस्टेक्स है क्या, कुछ गलतियां हैं क्या, और करेक्टिव एक्शंस भी आप ले पाओगे, ठीक है। तो विद दिस अपना क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जो यूनिट नंबर 4 है अपना सीएसआर वाला, ये कंप्लीट हो गया। यही एक यूनिट है जो थोड़ा सा लेंदी है अपने पूरे सीजी वाले चैप्टर में, एंड इंपॉर्टेंट भी है ज्यादा, ठीक है। चलो, सो यूनिट नंबर 4 इज ऑल्सो डन। चलो, अब आते हैं लास्ट है अपना यूनिट नंबर 5। बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। देखो इसमें हमें दो कंसेप्ट देखने हैं। सबसे पहला अपना कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपने पढ़ा होगा बचपन से, कि हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं इस तरीके से करें कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको आप ऐसे यूज करो कि मैक्सिमम बेनिफिट आए, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो, और प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बचे। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस जहाँ पे
फ्यूचर की नीड्स भी पूरी कर रहे हो आप, जो फ्यूचर में जनरेशन आएंगी उनके बारे में सोच रहे हो और उनके लिए रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उनके बारे में सोचो, उनके लिए काम करो बिना उन्हें हार्म करे, ठीक है। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट करना। तो मैनेजिंग द पब्लिक पॉलिसी एंड अफेयर्स एंड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट, कि पूरी कंट्री में कैसे मैनेज करें पब्लिक पॉलिसी को, कंपनी को कैसे मैनेज करें, जिससे रिसोर्सेस को हम फ्यूचर के लिए क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, और हम कैसे सरवाइव कर पाए इकोनॉमिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। ना सिर्फ इकोनॉमिक मतलब ना सिर्फ प्रॉफिट देखना है, बल्कि हमें क्या देखना है, सोसाइटी के लिए भी काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, वो 3 अप्रोचेस पे काम करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिक को ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, या फिर इसका एक और नाम है, एक और नाम क्या है इसका, 3P अप्रोच। 3P क्या है? 3P, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले अपनी अप्रोच है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब है प्रॉफिट। दूसरा है इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल, मतलब प्लैनेट के बारे में सोचना। और तीसरा है सोशल, मतलब पीपल। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से काम करना चाहिए कि ये तीनों गोल्स, तीनों चीजें पूरी हो। प्रॉफिट भी कमाओ आप, ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करना है, प्लैनेट के लिए सोचना हो गया, सोसाइटी भी खुश होनी चाहिए, लोग भी खुश होने चाहिए, एम्प्लॉयज भी खुश होने चाहिए, पीपल या सोशल हो गया। ये तीनों आपकी चीजें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। देखो इकोनॉमिक क्या बोला, जो भी आपका डिसीजन है उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट हो, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ एंड प्रॉफिट होना चाहिए। रिसोर्सेज जो स्कैर्स है, कम है, लिमिटेड है, लाइक वाटर, माइंस, फॉरेस्ट, उनको प्रिजर्व करना है, मिनिमम यूज करना है, एनवायरमेंटल डैमेज भी मिनिमम करना है। और सोशल, सोसाइटी को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए नेगेटिव, लोगों का वेलफेयर हो, वैल्यूज वगैरह बनी रहे, ठीक है, मॉरल वैल्यूज। नेक्स्ट है, ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि हम बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं ताकि क्या हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ये कौन कर सकता है? देखो या तो ये गवर्नमेंट करेगी पूरी कंट्री के लेवल पे, या फिर ये कंपनी के जो टॉप लेवल के मैनेजर्स है वो करेंगे अपनी कंपनी के लेवल पे। तो क्या बोला, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पूरी कंट्री लेवल पे करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, एक्शन ले सकती है, पेनल्टी लगा सकती है। और मैनेजर्स इन कॉर्पोरेट, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला कि सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट ये लोग करेंगे, गवर्नमेंट या कंपनी के मैनेजर्स, ये किस तरीके से करेंगे, तो दोनों का प्रोसेस एकदम सेम है। सबसे पहले देखो क्या बोला है, यहाँ पे आपको प्रोसेस बता हुआ है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले क्या ढूंढो, प्रॉब्लम, फिर क्या ढूंढो कि हमें किस एरिया में सोल्यूशन चाहिए, तो किस एरिया का सोल्यूशन ढूंढना है, टारगेट सेट करो, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करो पूरा, वही प्री इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, प्लानिंग करो, टूल टेक्नोलॉजी डिसाइड करो कि कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, इनोवेशन वगैरह लेकर आओ, ठीक है, एक्शन प्लान डिसाइड करो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, करेक्टिव एक्शन, रिव्यू एक्शन, वही पूरा मैनेजमेंट। जब नॉर्मली बीएसटी में मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ऑडिट में पढ़ते हैं मैनेजमेंट, सेम ही तो है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे ताकि आप सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करवा सको। अब ये बोला है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे एक्शन की जरूरत है, प्रॉब्लमैटिक एरियाज, जैसे आप क्या करो, नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को कम करवाओ, बिकॉज वो वैसे ही लिमिटेड है। सोसाइटी को कन्विंस करो वेस्ट कम करे, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे सोलर पावर है ये सब यूज करे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करे, 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बायोडिग्रेडेबल पैकेज, ठीक है। प्लास्टिक्स को अवॉइड करना है हमें, ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है, कि लेदर वगैरह ये सब चीजें हो गई, इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह मत काटो, एनकरेज फॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह उगाना है। डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंस, जैसे जो भी अपना वेस्ट होता है, नॉर्मली क्या करती है फैक्ट्रीज वगैरह, पानी में डाल के आ गए, पटक दिया ऐसे ही, वो नहीं करना है। कार्बन एमिशन वगैरह को हमें कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को हमें कम करना है, बेसिक बेसिक चीजें। नेक्स्ट बताया इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। अब देखो बेनिफिट हमने पढ़े हैं 4 कैटेगरी में, इन्वायरमेंट को बेनिफिट क्या होंगे, सोसाइटी को क्या होंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट के परफॉर्मेंस में क्या बेनिफिट होंगे, एंड कंपनी एज अ होल को क्या बेनिफिट होंगे। तो इन्वायरमेंट को क्या होंगे, रिसोर्सेज कंजर्व होंगे,
क्लाइमेट चेंज जो बहुत ज्यादा हो रहा है कि बहुत इतनी गर्मी हो रही है, स्नो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग अवॉइड होगा। बायोडाइवर्सिटी, आपके फ्लोरा फोना प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्ट रहेंगे। सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, कम्युनिटी सोसाइटी भी इन्वॉल्व रहेगी आपके साथ में, एंड लाइवलीहुड बेटर होगा। इकोनॉमिक, देखो हम यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज कम से कम कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट कम आएगी, वेस्ट कम से कम जनरेट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे आजकल के टाइम पे लोग है वीगन, क्रुएल्टी फ्री, इन सारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी है ना बिजनेस के लिए, ठीक है। और लास्ट क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी, लॉ का कंप्लायंस भी बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज लॉ बोलता है आपको ईएसजी करना है, ये सारी चीजें, रिस्क बेटर होगा, रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपना क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। देखो कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें की है उसको रिपोर्ट करना होगा। तो जो अपना यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो किसको सपोर्ट करता है, पीआरआई, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे, तो देखो इंडिया लेवल पे अभी लास्ट चैप्टर जो हमने देखा सीएसआर वाला, उसमें याद है हमने बात की थी बीआरएसआर रिपोर्टिंग की, वही सेम चीज बताई है कि जो अपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैप, उनके लिए सेबी ने मैंडेटरी किया है कि उनको क्या देने हैं, डिस्क्लोजर। किसके थ्रू डिस्क्लोजर जाएगा, बीआरएसआर रिपोर्टिंग, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एज पर सेबी। और इसमें वो जो किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे, ये भी अभी हमने बात की, 9 प्रिंसिपल्स इन नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। इसमें बेसिकली क्या बताया हुआ है कि कंपनी अलग अलग क्या क्या काम कर रही है टुवर्ड्स सोसाइटी, एनवायरनमेंट, जनरल, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग करोगे, किस फॉर्मेट में, बीआरएसआर रिपोर्टिंग में, ठीक है। और ये किसके लिए मैंडेटरी है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए। अब देखो इसमें जो ये अपनी गाइडलाइंस है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कुछ लीडरशिप फैक्टर है और एक एसेंशियल इंडिकेटर्स है। जो आपका लीडरशिप वाला है दैट इज व्हाट वॉलेंट्री, और जो आपका एसेंशियल वाला है वो मैंडेटरी है, ठीक है। इसको हमें इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, वैसे इन डेप्थ दे रखा है सेबी की गाइडलाइंस में, पर अपने सिलेबस में नहीं है, तब इतना सा ही याद करो। ये इंपॉर्टेंट है कि बीआरएसआर मैंडेटरी कब से हुआ था, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 से मैंडेटरी हुआ था, एमसीक्यू में आ सकता है। चलो लास्ट आ जाओ, टॉपिक है अपना पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर। बहुत सिंपल है, देखो अगर आप डिस्क्लोजर दोगे सस्टेनेबिलिटी वाली चीजों का, तो उससे समझ में आएगा कि आपकी सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कंपनी की पोजीशन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। इससे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट होगी, इन्वेस्टर का ट्रस्ट क्रिएट होगा, और इन्वेस्टर जान पाएंगे कि यार ये कंपनी ईएसजी के लिए कितना काम कर रही है। इसके बाद क्या बोला, कंपैरिजन इजी होगा, एक कंपनी को आप कंपेयर कर पाओगे विद अनदर कंपनी, क्योंकि कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है, तो आपके पास में एक पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है कि अच्छा कंपनी ए ये काम कर रही है, कंपनी बी ये काम कर रही है, ठीक है, तो हम कंपेयर कर पाएंगे। स्टेक होल्डर इंगेज होगा आपके साथ ज्यादा, क्योंकि आप डिस्क्लोज करोगे तो वो भी आपसे इंगेज होगा, डिस्कशंस होंगे, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। एंड फाइनली कंपनी को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ज्यादा भी जाना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स बता दिए, असेट लायबिलिटी बता दिए नहीं, उससे ज्यादा भी डिस्क्लोजर देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ईएसजी रिपोर्टिंग मैंडेटरी है बीआरएसआर के थ्रू। सिंपल सा चैप्टर है, ये टॉपिक तो वैसे भी आपका रिपीटेड था, जो अभी लास्ट हमने ऊपर देखा ही था। चलो, तो विद दिस वी आर डन विद अपना यूनिट नंबर 5 एज वेल, एंड अपना जो पूरा चैप्टर है कौन सा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक, वो हमने कंप्लीट कर लिया। 1 एंड 2 प्रीवियस वीडियो में थे, उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लेना। एंड 3, 4, 5 हमने इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, एंड वी आर डन विद अपना सीजी वाला चैप्टर, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।